पीयूष जी, प्रियंका गांधी कर्नाटक में आजकल कैंपेन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में तरह तरह के चोर हैं। कोई दुकान में चोरी करता है, कोई घर में चोरी करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ये बीजेपी के नेता, जो सरकारें चुरा लेते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि भारत में चोरों की संख्या कम है और ईमानदार लोगों की संख्या ज्यादा है। शायद प्रियंका गांधी जी का खुद का स्वयं का अनुभव ये रहा होगा कांग्रेस पार्टी में कि लोग चोरी चकाटी करते हैं। और प्रियंका गांधी जी बात कर रही थी कि कर्नाटक में हमारी सरकार थी और बीजेपी ने हमारे एमएलए चुरा लिए। मतलब आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो चोरी करने के लिए बैठे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे उम्मीदवार रखे हैं तो मैं समझता हूं कर्नाटक की जनता ने तो एक भी एमएलए उनका चुन के नहीं भेजना चाहिए। तो बार बार होता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, आपने 40 एमएलए चुरा लिए। नहीं, हमने तो कोई किसको चुराया नहीं। आप सोचिए, अगर 54 एमएलए में से 40 एमएलए चाहें कि हमें मुक्ति चाहिए एक भ्रष्ट नेतृत्व से, हमें मुक्ति चाहिए एक नाकाम नेतृत्व से, एक नाकाम सरकार से, तो असली शिवसेना तो 40 एमएलए वाली है ना। वो जो गिने चुने हम दो, हमारे दो वाले लोग रह गए, वो थोड़ी सेना है। हमने तो चुराए नहीं। मैं समझता हूं कि जो थोड़े बहुत रह गए उनको चुरा के रखा गया। चुराया नहीं, खरीदा 50-50 करोड़ देके। अगर वो तो कहते हैं 50 खोखा। ऐसा है कि मुझे तो सब ये शब्दावली मुझे मालूम नहीं है, आज आपकी अदालत में हम सुन रहे हैं, लेकिन शायद महाविकास आघाड़ी के नेताओं के लिए तो ये रेगुलर प्रैक्टिस होगी। उनके लिए ये सब बड़े बड़े आंकड़े, बड़े बड़े काम, मुझे तो इतना मालूम है। खोखा मतलब करोड़ ना, 50 खोखा मतलब 50 करोड़। हाँ, तो करोड़ तो मेरे को तो सीधा दिखता है 3.5 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त में बिजली गई। मुझे तो ये दिखता है कि 11.5 करोड़ लोगों के घर में कुकिंग गैस कनेक्शन गया। ये सारे मुझे तो वो आंकड़े में खोखा दिखता है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनसे पूछा जाए कि उनके पास ये खोखे और खोखा कहां से आते हैं। ये खोखली बातें करके फायदा भाई, ये तो नहीं हो सकता ये सारे एमएलए मुफ्त में गुवाहाटी चले गए, मुफ्त में शिवसेना छोड़ के शिंदे जी के साथ आ गए। कुछ तो लिया होगा। देखिए, ऐसा है, उनको जब पीड़ा बहुत ज्यादा होती है ना, और उस पीड़ा का काफी बार हमने अनुमान देखा है। हेमंत बिश्व शर्मा जी आसाम के वरिष्ठ नेता थे। जब एक व्यक्ति अपने नेता के साथ वर्षों वर्षों तक उम्मीद भी कर सकता है कि मैं कभी नेता को मिलूं भी, और फिर एक दिन चमत्कारी दिन आता है कि उनको अपने नेता के घर जाके उनको मिलने का मौका मिले, और उस दिन भी वो नेता अपने कुत्ते के साथ खेल रहा हो और इतने वरिष्ठ नेता का अपमान करे, तो अपमान सहने के लिए राजनीति में अच्छे लोग नहीं आए। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है। और आज हेमंत बिश्व शर्मा जी को पूछ लो, क्योंकि आपने गुवाहाटी का जिक्र किया, क्या जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो कैसा सम्मान मिला उनको, कैसा उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको मौका मिला जनता की सेवा करने। आज तो सुन रहे हैं कि अजीत पवार को सम्मान देने वाली है बीजेपी। वो आएंगे और एनसीपी अपने साथ लेके आएंगे। भाई, ये कमाल की पार्टी है जहां पे नेता बोलता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं या रिटायर हो रहा हूं, फिर एक ढोंग रचा जाता है, फिर उसके बाद फिर सब सुलह मशुरा होता है। और इस सिलसिले के घोर खिलाफ है भारत की जनता, और उसका जवाब भारत की जनता देगी। हमें कौन हमारे साथ आता है नहीं आता है उसके लिए हमें नहीं चिंता करनी पड़ती है। नहीं, इसलिए अच्छे लोग हमारे साथ स्वाभाविक रूप से अपने आप जुड़ जाते हैं। आप महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, तो वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। शिंदे जी के साथ अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो नुकसान हो सकता है, इसलिए अजीत पवार साथ आ जाएं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं, और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार मजबूती से महाराष्ट्र में लोगों की सेवा कर रही है।
आप आके देखिए जिस पेस पे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट, विकास, प्रगति हो रही है, आप हर कोने में देखेंगे कहाँ मेट्रो की लाइन लग रही है, कहाँ ट्रांस हार्बर लिंक लग रहा है, नागपुर से मुंबई जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे सुपर एक्सप्रेस स्पीड पे चल रहा है, एक एक हमारे धार्मिक और तीर्थ स्थल का विकास हो रहा है। जिस प्रकार से देश के, महाराष्ट्र प्रदेश के गांव गांव तक नई आधारभूत सुविधाएं पहुंच रही है, एक फ्रेंजी के साथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, शिंदे जी और फडणवीस जी मिलके शिवसेना भाजपा की सरकार चलाएंगे। बड़ी मजबूत सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में और अगला चुनाव भी महाराष्ट्र की जीतेंगे। सेवा करेंगे। अगला चुनाव भी जीतेंगे। अगला चुनाव स्वीप करेंगे। महाराष्ट्र की जनता इतनी त्रस्त थी विकास आघाड़ी से। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए जीतती है क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को मैं तो जानता नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से, आप शायद जानते हो। अगर आप या माननीय जज साहब उनको सलाह मशुरा दे सके तो उनको एक ही दी जाए कि वो भारत की जनता का अपमान करना बंद करें। वो अपने खुद के एमएलए का तो अपमान करते हैं, अपने खुद के मुख्यमंत्रियों को बार बार अपमान करते ही हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के कार्यकाल में कितने मुख्यमंत्रियों के साथ अपमान हुए, कितने मुख्यमंत्रियों को ओवरनाइट निकाल दिया गया, कितने मुख्यमंत्रियों की सरकारें ध्वस्त कर दी गई। वो तो कांग्रेस का काम करने का ढंग है। पर अपने खुद के पार्टी का अपमान करे, वो जाने, उनके पार्टी के लोग जाने। भारत की जनता का अपमान ना करें, क्योंकि इलेक्शन भारत की जनता के बलबूते पे हम जीतते हैं। भारत की जनता के वोट से मोदी जी को आज 303 सीटें भाजपा अकेले मिली है। पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार इस जनता ने हमारे को दी है। मोदी जी के प्यार पे, उनके ऊपर विश्वास करके दी है। जनता का अपमान करना कृपया राहुल गांधी जी बंद करें। ये सवाल क्योंकि आपसे इसलिए पूछते हैं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास फंड्स होते ही नहीं थे। जब पीयूष गोयल ट्रेजरर बने, उन्होंने अपने सारे बड़े बड़े कनेक्शन, उद्योगपतियों के कनेक्शन का इस्तेमाल किया और बीजेपी के पास बहुत फंड आ गए। अब चुनाव में बीजेपी को पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पैसा जो आता है वो ईमानदार व्यवस्था से आता है। भारतीय जनता पार्टी का पैसा आता है तो सीधा बैंक के खाते में जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई डोनेशन देता है तो वो कोयले की खदान के सामने नहीं होता है, क्विड प्रो को नहीं होता है। वो आउट ऑफ अ फीलिंग के देश में अच्छी है, उनके मन में जब चेष्टा होती है, इच्छा होती है कि एक अच्छी सरकार काम करे, उसके लिए आता है और वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। इसलिए आप सबको देखने को मिलता है। इन पार्टीज ने जवाब देना चाहिए कि इनके यहाँ जब कलेक्शन होती है पार्टी फंड की तो पैसा कहाँ जाता है, वो खुद की जेब में जाता है या पार्टी फंड में आता है। क्योंकि पार्टी फंड में आता है तो चेक से वो क्यों नहीं लेते हैं पार्टी फंड में, बैंक के माध्यम से क्यों नहीं डालते हैं पार्टी फंड में। ये सवाल तो वास्तव में इन पार्टियों को जवाब देना होगा। राहुल जी ये कहते हैं कि बीजेपी जो नीतियां बनाती है वो 4-5 उद्योगपतियों को सपोर्ट करने वाली होती है, इसलिए पैसा आता है। मैं बहुत दावे के साथ आज कह सकता हूं आपकी अदालत में कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी सरकार में कोई आज देश का उद्योगपति ये कहे कि उसको इस पार्टी से, इस पार्टी की कोई सरकार से फेवर मिला हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो बिना ड्यू प्रोसेस, बिना पारदर्शी मौका हर एक को मिलने के, ऐसा एक भी इंस्टेंस कोई सामने पेश करे। देखिए, वो तो रोज गिनाते हैं कि अडानी को पोर्ट भी दे दिए, एयरपोर्ट भी दे दिए, माइंस भी दे दी, गैस भी दे दी, पावर भी दे दी, सब कुछ अडानी को दे दिया। जब पोर्ट की बात आती है तो वो पोर्ट तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनको मिला था, तो उसका जवाब तो खुद ही दें कि वो पोर्ट कैसे अडानी जी को मिला। राजस्थान में उनका सोलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो कौन बाजू बाजू में बैठा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री और वो बैठ के क्या बात कर रहे थे उसका खुलासा कर दें। क्योंकि हमने तो कोई ऐसे जमीन उनको दी नहीं कि लो ये आपकी जमीन, आप यहाँ पे प्लांट लगाओ।
हर एक चीज एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ड्रिवन इस सरकार ने की है। आज तक कोई आरोप ऐसा नहीं लगा है कि सरकार से यह बेनिफिट मिला है। एयरपोर्ट की आपने बात की, पारदर्शी व्यवस्था से उसको एयरपोर्ट का मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देना था, वो बिड आउट हुए, कई कंपनियों से बिड किया। अगर उनका बिड देश के हित में हो, सबसे ज्यादा बिड हो, तो वो जीत जाएंगे। अगर कोई और बिड में कोई और जीतता है तो उनको मिल जाता है। तो ये तो एक बिडिंग प्रोसेस में हर एक को छूट है। अगली बार रजत जी आप भी बिड करना। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। आप तो बैंकिंग के, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, आप समझते होंगे वो गंभीर इल्ज़ाम हैं। जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर जरूर इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, जांच कमेटी बैठी है, देखते हैं वो क्या निकालती है। लेकिन इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से डगमगाने की कोशिश अगर विदेशी शख्स कर रहे हैं तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस पे भारत के अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी लोगों ने चिंता करने की आवश्यकता। अब तो शरद पवार ने भी कहा कि ये अपने फायदे के लिए रिपोर्ट निकाली उन्होंने। स्वाभाविक है, वो असलियत है, उन्होंने जो असलियत है वो देश के सामने रख ली। पीयूष जी, राहुल गांधी बड़े साफ साफ लफ्जों में कहते हैं कि मोदी जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको अपनी बात कहने के लिए लंदन जाना पड़ता है। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है। ये कब हुआ था? इमरजेंसी में हुआ था। लोकतंत्र पे जब तब खतरा होता है जब फंडामेंटल राइट्स, लोगों के अधिकार के ऊपर ताला लगाया जाता है, उसको नजरअंदाज किया जाता है। ये कब हुआ था? इमरजेंसी में हुआ था। लोकतंत्र तब मरता है, लोकतंत्र पे तब खतरा है जब लाखों समाज सेवी कार्यकर्ताओं को भिन्न भिन्न पार्टियों के बिना कोई कारण, बिना कोई लीगल प्रोसेस, बिना कोई अदालत में न्याय जेलों में भरा जाता है। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, नानाजी देशमुख, बड़े बड़े नेता मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी, इस देश के सभी विपक्ष को, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे पुरानी कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनसंघ के हो, सभी को एक साथ लाखों लोगों को जेल में डाल के विपक्ष को ध्वस्त करने की कोशिश की जाए, तब लोकतंत्र पे खतरा है। अब वेरी फैक्ट कि आप ये सवाल मुझे आप पूछ सकते हैं, वेरी फैक्ट कि कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद अनाप शनाप आरोप लगाती है और वो आप टीवी पे दिखाते हो। लोकतंत्र तो जीवित नहीं है, लोकतंत्र तो मोदी जी के राज में और ज्वलंत होते जा रहे हैं और ज्यादा तेज। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक छोटा सा केस था, उसकी वजह से उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दी। पार्लियामेंट की मेंबरशिप गई, 24 घंटे के अंदर मकान खाली करा लिया। ये लोकतंत्र है? अब जो दोषी है, जो गुनाह करेगा, फिर वो चाहे आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या राहुल गांधी जी हो, जो दोषी पाया जाएगा, देश का कानून है, देश के कानून में बनाने में, इस पर्टिकुलर कानून में बनाने देखिए, में कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि इनके परिवार ने बलिदान दिए हैं, इंदिरा जी का बलिदान, राजीव जी का बलिदान, अब इनके साथ ऐसे व्यवहार थोड़ी हो सकता है। मैं तो हैरान था जब प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा में उपनेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने टेलीविजन पे एक इंटरव्यू में ये बात रखी कि गांधी परिवार के लिए जब सेंटेंसिंग हो, चाहे वो कुछ गुनाह कर ले, कितने भी दोषी पाए जाए, पर जब सेंटेंसिंग होती है तो गांधी परिवार के लिए अलग कानून बनना चाहिए। अब आप में से कोई इस बात से सहमत हो सकता है क्या? उनकी सोच में
एक परिवार सर्वप्रथम और उसके पीछे 1 से 100 अंश तक एक ही परिवार, और भारत की जनता तो किधर पीछे पड़ी है। देखिए बिना कुछ उनका तर्क यह है कि उन्होंने अडानी के बारे में मोदी जी से सवाल पूछे, पार्लियामेंट में इल्जाम लगाए, इसलिए उनकी बोलती बंद कर दी गई, इसलिए उनकी मेंबरशिप चली गई, इसलिए उनका घर छीन लिया। देश के कानून व्यवस्था की इज्जत करनी चाहिए। आखिर आप मानहानि करो किसी की, या आप में से किसी की मानहानि हो, तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। अगर मानहानि करने के बाद आप सीना चोरी करो, जब कोर्ट आपको मौका दे रहा है, आपको कह रहा है माफी मांग लो, माफी मांग के खत्म होती बात। आप पूरे समाज को एक प्रकार से इंसल्ट करो, पूरे ओबीसी समाज को, एक पूरे समाज की अवमानना करो, और फिर आप सीना चोरी करो कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। देखिए वो यही तो कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं मोदी जी से डरता नहीं, मोदी जी मुझसे डरते हैं। उन्होंने मोदी जी का अपमान सिर्फ नहीं किया था, उन्होंने सभी लोग, और ओबीसी कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनका सरनेम मोदी होता है, उन्होंने कहा जितने लोगों का सरनेम मोदी है उन सबका अपमान किया था। ये देश की जनता देख रही है उनके व्यवहार को। उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत मेहनत की, अपनी छवि चमकाई। अब जिनको आप पप्पू कहते थे उनको लोग तपस्वी कहने लगे। अब मैं कर्नाटक में देख रहा हूं, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि असलियत क्या थी। असलियत यह थी कि वो भारत जोड़ो नहीं, उनकी कांग्रेस पार्टी जोड़ने में लगे हुए थे, मुश्किल में पड़े हुए थे। क्योंकि कर्नाटक में 3 दावेदार हैं मुख्यमंत्री के लिए। सिद्धारमैया जी छोड़ने को तैयार नहीं है, कहते हैं मुझे एक बार और बनना है मुख्यमंत्री। शिव कुमार जी अपनी आकांक्षा बंद नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वो कहते हैं मैं ही हूं जो मुख्यमंत्री बनूंगा। अब अखिल भारतीय अध्यक्ष भी कूद पड़े हैं वहां पे, वो कहते हैं कि अरे इन दोनों की लड़ाई छोड़ो, मेरे पास तो पूरा अधिकार है कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते, मैं ही उपयुक्त हूं। तो अब इन तीनों को जोड़ने का प्रयास था भारत जोड़ो यात्रा। यहां तक कि गुजरात जहां चुनाव चल रहा था वहां तो घुसे भी नहीं। और अब मैं कर्नाटक का चुनाव देख रहा हूं, राहुल गांधी जी नजर नहीं आ रहे हैं। आपने देखा क्या? बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी खुद की पार्टी बोलती है कि आप मत आइए,